इस टॉपिक में है निर्देशांक ज्यामिति। तो पहले तो ज्यामिति आपको क्या आता है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें रेखागणितीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ निर्देशांक ज्यामिति आ गया। निर्देशांक क्या याद हो गया, गणित की वह शाखा जिसमें बिंदुओं से बनी आकृति का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाएगी, निर्देशांक है। अब निर्देशांक ज्यामिति में आप जो भी अध्ययन करते हैं वो कार्तीय तल या किसी समतल के पर स्थित बिंदुओं के लिए अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास ये एक समतल या कार्तीय तल है, उसमें जो भी अपन दो रेखा खींचते हैं तो अक्षर से दूसरी y अक्ष, किसी भी समतल में या कार्तीय तल में जो क्षैतिज रेखा खींची जाती है, क्षैतिज रेखा खींची जाती है, उसे रेखा को अपन क्या कहते हैं, अक्ष अक्ष कहा जाता है। तो अक्ष अक्ष किसको कहते हैं, यानी अक्ष अक्ष किसको कहा जाता है। तो अक्ष अक्ष क्या होती है, किसी समतल या कार्तीय तल में, किसी समतल या कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा, क्षैतिज खींची जाने वाली रेखा को अक्ष अक्ष कहा जाता है। ऐसे ही y अक्ष से कहते हैं, वही किसी समतल या कार्तीय तल में, किसी समतल या कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर या लंबवत खींची जाने वाली रेखा को y अक्ष कहा जाता है। अब इन दोनों को सम्मिलित रूप में अपन क्या कहते हैं, कार्तीय तल, कार्तीय अक्ष कहेंगे, कार्तीय अक्ष कहते हैं। तो जैसे आप बोलेगा कार्तीय अक्ष किसे कहते हैं, तो किसी समतल में या कार्तीय तल में यानी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं वो कार्तीय अक्ष कहलाती है। तो किसी समतल या कार्तीय तल में लंबवत खींची जाने वाली यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को कार्तीय अक्ष कहते हैं। अब ये कार्तीय अक्ष आपस में जहां काटते हैं, अर्थात अक्ष तथा y अक्ष एक दूसरे को या परस्पर आपस में जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। कहते हैं उसको मूल बिंदु। मूल बिंदु किसे कहते हैं, मूल बिंदु किसे कहा जाता है, मूल बिंदु किसे कहते हैं, कार्तीय तल में अक्ष अक्ष तथा y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या जिस बिंदु पर काटते हैं उसी को अपन मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु कहते हैं ये इसे जो यहाँ से हर एक कितने भाग करती है, दो भाग करते हैं। एक तो यहाँ इस साइड में अक्ष का भाग वो अक्ष हो गया, इस साइड में अक्ष का जो अक्ष उसका भाग है वो अक्ष देश हो गया। ऐसे ही ये मूल बिंदु है, ऊपर y अक्ष को दो भागों में विभाजित कर रही है, ऊपर वाला भाग तो OY हो गया और नीचे वाला OY देश हो गया। अब ये जो भाग हैं वो अक्ष अक्ष के दोनों प्रकार बताते हैं। तो ये तो धनात्मक अक्ष कहलाता है, ये इस साइड का ऋणात्मक अक्ष कहलाता है। ऊपर वाला जो भाग है y अक्ष का वो धनात्मक y अक्ष कहलाएगा और नीचे वाला ऋणात्मक y अक्ष कहलाता है। अब ये जो अक्ष अक्ष और y अक्ष है वो इस समतल को या जो कार्तीय तल है उसको चार भागों में विभाजित करता है। अब जो ये प्रत्येक भाग है वो एक चतुर्थांश कहलाते हैं, कहलाएंगे चतुर्थांश कहलाते हैं। चतुर्थांश किसे कहते हैं, चतुर्थांश किसे कहा जाता है। तो किसी भी समतल को अक्ष अक्ष तथा y अक्ष चार भागों में विभाजित करते हैं और ये प्रत्येक भाग है वो प्रत्येक भाग को क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। आज जो इसका पहला भाग है x और y, इसको अपन प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा जो भाग है ये लिखा जाए अक्ष देश OY या y और अक्ष देश, तो उसको अपन द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं।
इसी प्रकार जो तीसरा भाग भी है, अतः कहने वाला है अक्ष डैश और वाई डैश, उसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है। और जब लास्ट का बच गया चौथा, अतः अक्ष और वाई डैश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। अतः कहने का ये हुआ कि अक्ष और वाई अक्ष जो चार भाग बांटते हैं उसको उत्तरार्ध दिशा में या उत्तरार्ध होता है उस दिशा से उसको नाम दिए जाते हैं, और वो क्रम से जो पहला भाग बनेगा उसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, और दूसरा जो भाग बनेगा उसको द्वितीय चतुर्थांश, और जो तीसरा भाग बनेगा उसको तृतीय चतुर्थांश, और जो चौथा भाग बनेगा उसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। आगे इन चतुर्थांशों में जो भी अपन जैसे कोई भी बिंदु लिए, एक बिंदु है और ये बिंदु जैसे अपन P ले ली, अब P क्या है, या बिंदु P किसे कहते हैं, बिंदु P की निर्देशांक क्या है। तो किसी समतल में किसी भी बिंदु की x अक्ष तथा y अक्ष से लंबवत दूरी की माप उस बिंदु P के निर्देशांक है। अर्थात किसी बिंदु के निर्देशांक से हमारा क्या तात्पर्य है, तो किसी भी बिंदु की ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, उससे लंबवत दूरी का मतलब यहाँ समकोण पर आकर ये मिले, वो लंबवत दूरी जो माप होगी उसी को इस बिंदु P के निर्देशांक कहेंगे। आगे P के निर्देशांक हमेशा जो भी मान आते हैं उनमें यहाँ जो जैसे अपन हमारे पास खाना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये पांचवा, तो पांचवा जो है वो पहला मान दो अक्ष का जो मान कर लिया था वो, और दूसरा जो इशारे से 1 2 3 4 ये 5, अगर ये जैसे हमारे पास ऐसे ले लिया मैंने, इसके बाद ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, अतः ये जो दूसरा मान है वो किसका आया, y का आया हुआ। अतः किसी भी बिंदु P के निर्देशांक होते हैं वो अक्ष y से लिखा जाता है, अर्थात अक्ष का मतलब वही है जो अक्ष निर्देशांक है, और y का मतलब वही है जो y निर्देशांक। अक्ष का मतलब अक्ष पर से जो संख्या आती है, अक्ष के मान की जो कितने इकाई मान पर वो ली जाती है, और y का मतलब क्या है, y अक्ष पर जो y निर्देशांक पर कितनी माप है वो ली जाती है। अर्थात किसी भी बिंदु के निर्देशांक अपने अक्ष से y से निर्देशित करते हैं। अब इससे अक्ष का मतलब क्या है, इस बिंदु की इसे जो बिंदु आपको दी जाती है उसके इन्हें अक्ष का मान में जो भी संख्या है यहाँ 5 है वो है, और y का मतलब क्या है, जो भी यहाँ y पर जो संख्या है उसका मान है। अर्थात दूसरा आपसे पूछा जाए कि अक्ष निर्देशांक किसे कहते हैं, अक्ष निर्देशांक किसे कहा जाता है। अक्ष निर्देशांक किसे कहते हैं, किसी कार्तीय तल में किसी बिंदु के अक्ष का मान या अक्ष से लंबवत दूरी की मान, किसी कार्तीय तल में किसी बिंदु के अक्ष का मान या अक्ष से लंबवत, जो y अक्ष से लंबवत दूरी होती है वहां पर y अक्ष से लंबवत दूरी जो माप होती है उसको अक्ष निर्देशांक कहते हैं। अक्ष निर्देशांक किसको कहेंगे, अक्ष निर्देशांक क्या है, अक्ष निर्देशांक किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु के अक्ष निर्देशांक का मान, जैसे यहाँ मान 5 है, किसी बिंदु के अक्ष निर्देशांक का मान या किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी की माप, y अक्ष से लंबवत दूरी कौन सी है, उस दूरी की माप को ही अक्ष निर्देशांक कहा जाता है। ऐसे आपसे पूछा जाए कि y निर्देशांक से मतलब क्या है, y निर्देशांक किसको कहेंगे, किसी बिंदु की y का जो मान होता है या जो y अक्ष पर यहाँ मान है
वो मान y निर्देशांक कहलाता है, या दूसरा ये कह जाए किसी बिंदु की अक्ष अक्ष से लंबवत दूरी की माप, किसी बिंदु की अक्ष अक्ष यहाँ हो गया, उसी ने जो दूरी ली है पर लंबवत दूरी, उसका जो मान है वो क्या कहलाता है, y निर्देशांक कहलाता है। आप इन निर्देशांक को दूसरे नाम, इसका निर्देशांक नाम तो अपन कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। ये नाम इसको लिए गए जैसे आपको कहा जाए कि भुज किसे कहते हैं, तो अपन क्या कहेंगे, किसी बिंदु के अक्ष निर्देशांक का मान ही भुज कहलाता है। कोटि किसे कहते हैं, किसी बिंदु की y निर्देशांक का मान ही कोटि कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए कि भुज किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु की y अक्ष से समांतर, y अक्ष से लंबवत दूरी की माप ही क्या कहलाती है, अक्ष अक्ष कहलाता है। और कोटि किसे कहते हैं, किसी बिंदु की अक्ष निर्देशांक से लंबवत दूरी की माप ही दूसरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। आगे जो ये तो इसके कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति की प्रमुख परिभाषा थी जो अपन छोटी क्लासों में भी पढ़ते आए हैं। अब इससे आगे कुछ ऐसे संबंधित हम क्या करेंगे इस अभ्यास में कि इनमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करेंगे। ऐसे ही दो बिंदुओं को मिलाकर कोई बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है उसे विभाजन करेंगे। तो यानी यहाँ अपन जो इसमें सीखेंगे वो ज्यामिति बनाना नहीं सीखेंगे, अपन क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। अतः अब अपन इनसे संबंधित कुछ सूत्र है वो देखेंगे, इसमें क्या क्या सूत्र काम में लेंगे, किन सूत्रों से अपन पढ़ सकते हैं। तो पहला जो सूत्र है कि यहाँ आपको कोई भी दो बिंदु दे दीजिए और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आप दो बिंदु जैसे हमारे पास एक बिंदु जैसे यहाँ है, ये बिंदु P है, और दूसरी बिंदु यहाँ जैसे हमारे पास ये बिंदु Q है। अब इसे आपको P और बिंदु Q के बीच की दूरी निकालनी है। और क्या भी जब आपको इस बिंदु P के निर्देशांक जैसे यदि अक्ष 1 है और y1 और जो Q है उसके बिंदुओं के निर्देशांक यदि आपका x2 और y2 ये दिए हुए हैं। अब इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपन ज्ञात करेंगे तो अर्थात दो बिंदुओं A तथा बिंदु B के बीच की दूरी, अब ये जो अपन ज्ञात करेंगे वो किस प्रकार से ज्ञात की जाए। तो अपन इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो बिंदु P है वो बिंदु ये Q है, ऐसे इसको सीधा ऐसे ले लेंगे और यहाँ ऐसा एक समकोण की रूप से मान लिया, जैसे यहाँ बिंदु R ले लिया, R ले लिया। अब यहाँ ये समकोण त्रिभुज की आकृति बल्कि ये समकोण त्रिभुज में आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है और यहाँ ये समकोण है तो PQ समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, एक कर्ण हो गया, क्या हो गया, कर्ण। अब यहाँ से जो दूरी है अक्ष वन का मतलब जैसे ये यहाँ जो बिंदु जैसे 2 पर है तो ये 2 है, दिशा में 3, तो अक्ष का मान तो यहाँ 2 है और y का मान 3 है, तो 2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हुई। तो ये तो क्या है, अक्ष 1 ये क्या हुई, अतः अक्ष से बनाया हुआ उसका मान कितना है, इसे अगर दिया तो आप बोलेंगे तो यानी 2 है। और अब यहाँ जो वस्तु है तो वो कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो यहाँ से लेकर यानी इस बिंदु से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो दूरी क्या है, जैसे इकाई में देखें तो यहाँ 5 आ रही है, लेकिन उसको अज्ञात राशि में यहाँ दे दिया है, हमें तो ये तो देंगे नहीं भैया, हमें ज्ञात राशि में देंगे, हमें तो अज्ञात राशि में देते हैं, तो वो कितनी x2 है, कितनी होगी, x2 है। ऐसे ही यहाँ से जो बिंदु P की दूरी है, ये दूरी जैसे यहाँ से लेके देखी जाए और यहाँ से देखी जाए तो ये अक्ष से जो दूरी है वो कितनी है, 3 है। अतः जो y1 का मान यहाँ 3 है, या जिसको कहा जाए कि ये जो मान है वो y1 है, यहाँ ये मान
मान y। ऐसे ही यहाँ से ये जो दूरी है, ये दूरी यहाँ से देखें तो ये 6 है, यहाँ रही है 6, लेकिन इसके अनुसार हम देखें तो ये कितनी है, y2 है, y2 आ रही। आगे यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, x2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, x1 है। तो अब आपको पूछा ये इतनी दूरी क्या होगी, तो इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, इतने में ये दूरी इन्हें x2 माइनस x1 आ जाएगी, x2 माइनस x1। अब यहाँ आपको एक आयत दिख रहा है, तो ये x1 माइनस x2 होगी, तो यहाँ की ये भी कितनी होगी, x2 माइनस x1 ही होगी। ऐसे ही हमारे पास ये दूरी कितनी है, y1 है, तो यहाँ भी क्या होगी, y1 होगी। अब वो पूरी ये दूरी कितनी है, y2 है। अब आपको पूछा ये कितनी होगी, तो इस y2 में से y1 है, y1 है उसको घटा देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, ऊपर वाली जो दूरी QR का मान आ जाएगा। अतः ये QR का मान कितना देगा आपके पास है, y2 माइनस y1 है आ जाएगा। अतः PR का मान तो कितना आ जाएगा, PR है, उसका मान तो कितना आएगा आपके पास, ये x2 माइनस x1 है, तो यहाँ कितना आएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा, x2 माइनस x1। और जो QR है उसका मान कितना आएगा, QR बराबर यानी y2 माइनस y1 आ गया। तो ये इस प्रकार से अपन प्राप्त करेंगे। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो अपन है वहाँ बिंदु का q का निर्देशांक x2 लिया हुआ है, तो x2 माप हो गई, q पहला बिंदु क्या होगा, x अक्ष पर जितनी माप है वो माप, अक्ष पर माप कितनी है, यहाँ तक की वो x2 है। ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये बिंदु लिया गया तो वो x1 है। ऐसे ही यहाँ जो y1 है, ये y1 है। अब तो ये y1 कितना हो गया, इस पर जो नाप है ये d पर वो y1 हो गया, तो यहाँ भी ये y1 ही होगा। अब इसके बाद में दूसरा यहाँ जो q बिंदु है वो यहाँ तक लिया था, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y2 है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ तक का y2 हो गया। अब हमें माप चाहिए इसमें इसकी, तो वो कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 होगी। अब जो आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है उसमें पाइथागोरस प्रमेय में है, वो क्या कहता है, अर्थात समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज PRQ, समकोण त्रिभुज PRQ में क्या जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब जो करना है वो तो कौन से है, PQ है, हो गया वो PQ का स्क्वायर। अब आधार क्या है, PR का स्क्वायर, लंब क्या है, QR का स्क्वायर। अब जो PR है वो कितनी प्राप्त की अपन ने, x2 माइनस x1 है। अब पावर के लिए प्रभाव तो लगा, तो QR कितनी है, तो y2 माइनस y1 की पावर 2। अब यहाँ से इस पावर 2 को आगे ले लो तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, इन पर क्या इसका बन जाएगा वर्गमूल, अर्थात इसको पक्षांतर कर देंगे तो वर्ग का क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। अब ये जो आई है वो दो बिंदु, जैसे अपन यहाँ P और Q मान लिया, बिंदु P और Q मान लिया कि बेस की दूरी, ये बेस की दूरी, तो बेस की दूरी क्या आ गई, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2 का वर्गमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो बिंदु ये बिंदु P और Q के बीच की दूरी अपन इस सूत्र के द्वारा प्राप्त करेंगे। अब वो सूत्र कैसे प्राप्त हुआ, इस आधार से अपन पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र को प्राप्त कर लेंगे। अब ये अगर बिंदु इनमें से दोनों में से एक दी गई हो और उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी पूछ रहे हो, तो मूल बिंदु इसको कहते हैं, यानी x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, x अक्ष तथा y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। तो मूल बिंदु कहाँ है, ये यहाँ है। अब इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, यहाँ x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अब अपन एक बिंदु जैसे यहाँ ले रहे हैं कि
ये बिंदु जो P है, ये बात दोनों ही एक ही जगह। आपसे क्या पूछा जा रहा है, किसी बिंदु की, तो किसी बिंदु ये है, उस बिंदु की क्या करनी है आपको, मूल बिंदु से दूरी, अर्थात यहाँ से ये दूरी बतानी है कि ये कितनी हो। तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बतानी हो तो अपन आगे इसी सूत्र से सूत्र को प्राप्त कर लेंगे। तो आगे अपन देख रहे हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक तो क्या है, जो आपको बिंदु पूछ रहा है उसे बिंदु P है, उसके निर्देशांक तो x और y है, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। अब वो मान इसमें रखोगे तो वही अपन क्या करेंगे, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, अब वो क्या हो जाएगी, यहाँ x2 के स्थान पर कितना है, वो x है, x1 की जगह कितना है, 0 है, तो x से माइनस से जो उसके पावर 2। अब वो यहाँ y2 के स्थान पर कितना है, y है, y1 के स्थान पर कितना है, 0, उसकी पावर 2 का वर्गमूल। अब वही x में 0 है तो x बचेगा, उसकी पावर 2 लगी तो पावर 2, y में 0 है तो y बचेगा, y की पावर 2। अब ये क्या बन गया है, किसी बिंदु की, अर्थात किसी बिंदु मतलब कौन सा बिंदु वो x y है कि मूल बिंदु कौन सा है, 0 0 से दूरी। अब किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, अर्थात यहाँ से कोई भी बिंदु कहीं भी ले ले साइड में, तो उसकी दूरी क्या होगी, तो उस दूरी में क्या होगा, x का मतलब क्या हो गया, भुज का वर्ग या x निर्देशांक का वर्ग, प्लस y का मतलब क्या हो गया, कोटि का वर्ग या y निर्देशांक का वर्ग। अर्थात जैसे द्विभाषा में इसको बोले तो क्या हो गया, भुज का वर्ग प्लस कोटि का वर्ग का वर्गमूल। ऐसे यहाँ इसको अपने द्विभाषा में बोले क्या हो गया, भुजों के अंतर का वर्ग, ये भुज हो रहे हैं अर्थात x तो है या x निर्देशांकों, x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग का वर्गमूल। इस प्रकार से अपने दो सूत्र कौन कौन सा, पहले तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु कौन से होंगे, P और Q के बीच की दूरी, तो निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। और वही दो बिंदु नहीं दे दिए आपको, एक ही बिंदु दी गई है, और उसकी किससे पूछ रहे हैं, मूल बिंदु से पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ बिंदु P है, इस P की इस मूल बिंदु से आपको दूरी पूछी जाए तो वो दूरी क्या होगी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा, भुज का वर्ग प्लस कोटि का वर्ग का वर्गमूल। अब ये बात आपको दूसरे इस तरीके से पूछ सकते हैं, इसको तो कैसे पूछेगा कि PQ की लंबाई बताओ, तो दो बिंदु के बीच की दूरी कह दो, चाहे PQ की लंबाई कह दो, एक बात है तो क्या सूत्र हो जाएगा, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। अगर यहाँ आपसे पूछेगा तो यहाँ क्या पूछेगा, या तो इन्हें बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बताओ, या कहेगा OP की क्या होगा, OP की लंबाई ज्ञात करो। OP की, OP क्या है, वो क्या है, मूल बिंदु है, P कोई बिंदु देगा, तो वो ये बात क्या होगी, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। अब अगला जो सूत्र आता है कि इसमें ये विभाजन सूत्र, उसको अपन क्या कहेंगे, विभाजन सूत्र। अतः आपको जैसे यहाँ ये कोई भी दो बिंदु दे के, जैसे आपको कोई बिंदु यहाँ एक बिंदु P दे दिया और P के निर्देशांक x1 और y1 है, दूसरा बिंदु यहाँ ये Q दे दिया, उसके निर्देशांक x2 और y2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड ये PQ बन गई। अब जो विभाजन है, इसमें विभाजन सूत्र में एक अंतर विभाजन होता है, तो विभाजन कोई भी रेखाखंड को जैसे अगर ये रेखाखंड है, ये क्या है, ये रेखाखंड है AP, अब उसके बीच में कोई बिंदु काटती है, जैसे बिंदु यहाँ काटती है, एक बिंदु C है, यानी ऐसी जो भी रेखाखंड है उसके अंदर कोई वो बिंदु है, उसको दो भागों में बांट रही है,
तो वो विभाजन कहलाता है अंतः विभाजन। क्या कहेंगे उसको? अंतः विभाजन कहेंगे, अंतः विभाजन का। और ये बिंदु इन्हें जो रेखा AB है उसके अंदर सामान्य होकर या तो इस साइड में हो या इस साइड में हो तो वो कहलाता है बाह्य विभाजन। बताओ वो रेखाखंड वो बिंदु से रेखाखंड को क्या करेगी? बाह्य विभाजन करती है। तो अंतः विभाजन का तात्पर्य क्या होगा कि किसी भी रेखाखंड के मध्य में ही अथवा उन दोनों बिंदुओं के बीच में ही कोई बिंदु स्थित हो तो उसको क्या कहेंगे? अंतः विभाजन। अतः वो बिंदु से रेखाखंड को क्या करेगी? दो भाग बांटेगी तो वो दो भाग क्या होंगे? अंतः विभाजन होंगे। और बाह्य विभाजन मतलब अब ये बिंदु यहाँ में होकर के बिंदु की यहाँ रेखाखंड तो इतनी होगी लेकिन अब ये इसी रेखा पर बाहर स्थित है। और जैसे वो यहाँ स्थित है वो बिंदु कौन सा? यहाँ C है। अब ये जो विभाजन हो रहा है वो बाह्य विभाजन है। और बाह्य विभाजन क्या हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पहला हो गया और दूसरा यहाँ जो दूसरी ये B है B से ये हो गया। तो पहला तो कौन सा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का। दूसरा B से क्या हो गया? ये हो गया। अब ये जो विभाजन होता है उनको अनुपातों में बांट लेते हैं, अनुपातों में लेते हैं। जैसे अपन पहले अपन बिंदु ये C ली, ये बिंदु कौन सी है? C है और उसका यहाँ से इसके जैसे पूरे जितने भाग हुए उनका इस अंश को जो भाग है वो तो M1 ले लिया, इस साल में लिया वो क्या कर लिया? M1। तो M1 का मतलब जैसे अपन इसके ऐसे भाग कर लिए, अब कितने भाग हो रहे हैं इसके? 1 2 3 4 5 6। तो 6 में इस साइड में है वो M1 का मतलब 4 भाग है, इस साइड कितने हैं? M2 का मतलब 2 भाग है। अर्थात जो ये रेखाखंड है जो रेखाखंड AB है इसको बिंदु जो C है वो किस अनुपात में बांट रही है? 4:2 में बांट रही है। 4:2। यहाँ तो अनुपात ले रहे हैं लेकिन आपको यहाँ अनुपातों का जो मान है जैसे अपन मान लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का M1 ये कोई संख्या हो सकती है, यानी 4 और 2 कोई भी संख्या। इसी प्रकार ऐसा मान लो अपन से M2 है। आप इनके अनुसार अपन जब ये विभाजन लेते हैं जैसे सिर्फ ये बिंदु यहाँ ले लिया R, तो ये जो R बिंदु है उसके निर्देशांक क्या है? कोई भी अपन मान लेंगे जैसे निकालने होंगे उसको XY दे देते हैं, चाहे वो XY दे देते हैं। अब इससे आपको बिंदु जो ये R है उसको निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। R के निर्देशांक जो XY है उसका मान कितना होता है? अब वो जैसे आपको अनुपात सर में जो अनुपात छोटा हुआ तो M1 है, इस सर में ये M2 है। अब ये जो बिंदु R है वो इस रेखाखंड के मध्य में आ गया, कहाँ है वो? मध्य में, बीच में है। तो अब वो कौन सा विभाजन का? अंतः विभाजन हो गया। और इस अंतः विभाजन का जो बिंदु काटने वाले बिंदु है जो R है उसके निर्देशांक कितने होंगे? तो उसको किस सूत्र से अपन याद करेंगे? तो वो क्या हो गया? दो बिंदु कौन सी हो रही है? P, अर्थात P के निर्देशांक क्या है? x1 और y1 तथा दूसरा बिंदु कौन सा हो गया? यानी Q, उसके निर्देशांक कैसे हैं? x2 और y2 को मिलाने वाले रेखाखंड आवे वो कौन सा हो गया? PQ को कोई बिंदु, वो कोई बिंदु कौन सा है? R, और R के जैसे x और y के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। R M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करें, कैसा करा हुआ? अंतः विभाजित हो रहा है, अंतः विभाजित करे तो बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक मतलब या अक्ष का मान के नाम और y का मान के नाम वो आपको ज्ञात करना है। तो वो अपन ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? उसका सूत्र है पहले अक्ष बराबर है अर्थात अक्ष निर्देशांक का मान या भुज का मान, क्या अक्ष निर्देशांक या भुज का मान बराबर है M1 into x2 प्लस M2 into x1 बटा M1 प्लस M2। और दूसरा ऐसे ही y बराबर है
m2 m1 into y2 plus m2 into y1 बटा m1 प्लस m2। तो ये y निर्देशांक या कोटि का मान इस सूत्र से ज्ञात करेंगे और दूसरा मान इससे ज्ञात करेंगे। या इसी बात को सीधा ऐसे लिख सकते हो आप कि जो अक्ष y का अर्थात जो r बिंदु है उसके निर्देशांक जो अक्ष y का मान क्या होगा उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे सीधा इसको पोस्टर में ऐसे देते हैं अपन कि m1 into x2 plus m2 into x1 बटा m1 plus m2 या m1 into y2 plus m2 into y1 बटा m1 plus m2। तो इस सूत्र के द्वारा अपन ज्ञात करेंगे और ये जो सूत्र है वो पूर्ण है उसका कैलकुलेट करेंगे। अब इसी प्रकार है अगर ये दोनों बिंदु तो ये है और आपकी बात जो r बिंदु है वो यहां ना होकर के उस साइड में हो, उस साइड में होगा तब m तो बड़ा होगा m तो छोटा होगा। अब इस साइड में तो क्या होगा जैसे अपन है यहाँ बिंदु इस साइड में यहाँ से ले लिया अपन तो इसका मतलब m तो इस साइड में वहां तक जाएगा और m तो वो इतना ही होगा। इसमें बताया ना कि अगर ऐसी बिंदु यहाँ है तो ये तो m1 है यार ये m2। अब ये c बिंदु यहाँ ना होगा यहाँ आ गया तो इसका मतलब m1 कौन सा कहां से लेकर कहां तक होगा, m1 का मान यहाँ से लेकर ये इतने अनुपात हो, m2 का मान कितना होगा ये इतना ही मान होगा। तो इसमें क्या होगा इस साइड में तब m1 में क्या होगा बड़ा होगा m2 छोटा होगा, इस साइड में होगा तब क्या होगा m1 छोटा होगा और m2 बड़ा होगा। अब ये मान प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे सूत्र तो ऐसे होगा उसमें सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे। अब वो क्या होगा दो बिंदु P यानी x1 और y1 तथा बिंदु Q x2 और y2 को मिलाने वाले कारण को वेक्टर नंबर से हो गया PQ को कोई बिंदु R क्या करें आपके बाद m1 अनुपात m2 में अंतःक्रिया क्या लिख दिया जाए बाह्य विभाजन करें, क्या हो बाह्य विभाजन करे तो बिंदु R के निर्देशांक तो यहाँ जो चीज दिख रहे हैं वो आपको किसके आ जाएंगे माइनस के आ जाएंगे और कोई सूत्र प्रयुक्त नहीं होगा, क्या होगा यहाँ जो चीज दिख रहे हैं वो किसके आ जाएंगे माइनस के होंगे। अब इसमें इसको ऐसे लेंगे क्या अथवा ऐसे लिखोगे तो वो यहाँ से किसके प्लस का वो माइनस का हो जाए, यहाँ प्लस का वो माइनस का हो जाए, यहाँ क्या है प्लस का वो माइनस का हो जाए, यहाँ माइनस का वो प्लस का हो जाए। और इसका अपन आगे के चैप्टर में जो अपूर्ण अध्ययन है वो आगे करेंगे सूत्र ये सूत्र कैसे प्राप्त होगा। अब ये अगर अनुपात है जो आपको यहाँ देखे m1 और m2 वो 1:1 है, कितने 1:1 अर्थात जैसे यहाँ पहले वाला जो सूत्र था उसमें अपन यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखते हैं तो क्या बच जाएगा उस सूत्र में m का मान 1 रखा x2 प्लस यहाँ वही m2 का मान 1 रखा और क्या हो जाएगा x1 बटा 1 प्लस 1 तो क्या हो गया अभी x2 प्लस x1 बटा या आगे इसको करने में देखो क्या होगा x1 प्लस x2 बटा 2 ऐसे दूसरे में रखें ये किसका आ गया x का मान होगा y वाले में कितना आ जाएगा a गुणा y2 प्लस a गुणा y1 बटा 1 प्लस 1। अब ऐसे ही y2 प्लस y1 बटा 2 क्रमिक रूप से लिखोगे इसको y1 प्लस y2 बटा 2 तो क्या आ गया कि जब ये अनुपात आपको पास m1 अनुपात m2 क्या हो समान हो, समान मतलब 1:1 हो, 2:2 हो, 3:3 हो, ऐसे कोई भी अनुपात हो तो तब उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे जो आज बिंदु अपन यहाँ ले रहे थे अगर वो मध्य में है, मध्य में बीच में है अनुपात आपका मतलब होगा इसी साइड में भी एक है, साइड में क्या हो गया वो मध्य होगा होंगे दो बिंदुओं के बीच का जो बिंदु होगा उसको निर्देशांक रखते हुए क्या कहेंगे मध्य बिंदु कहेंगे। अतः आपको पूछा जाए कि किसी भी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक या कोई जो बीच का बिंदु है
वो दोनों इन्हीं बिंदुओं को मिला रेखाओं को समान अनुपात में भाज्य करे तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं? तो क्या होंगे? अंश1 प्लस अंश2 बटा 2 अर्थात भुजों का योग बटा 2। दोनों बिंदुओं के भुजों का योग बटा 2। ऐसे y निर्देशांक उसका मान क्या होगा? y1 प्लस y2 बटा 2 या दूसरा क्या कहेंगे? कोटियों का योग बटा 2। दोनों बिंदुओं की कोटियों का योग बटा 2 ये प्रमुख सूत्र है।